तो मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमला और आप देख रहे हैं द बम्बाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं बड़े राजनेताओं से। हम उन नेताओं से आपको मिलवाते हैं जो आम जनता और बड़े नेताओं के बीच पुल का काम करते हैं, जो ग्राउंड पर रहकर काम करते हैं। आज हमारे साथ इसी कड़ी में हमारे साथ फतेहपुर से जुड़े हैं छोटेलाल जी महीच, जो 48 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं छोटेलाल जी की तरफ। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका जो चैनल है द बम्बाट, उसके माध्यम से आम जन से रूबरू कराने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और अब मैं आपको मेरे जीवन परिचय के बारे में बताता हूं। मेरा नाम स्वयं का नाम है छोटेलाल महीचा जी, पुत्र श्री किशनलाल जी महीचा जी। और मेरी माता का नाम है श्रीमती नौरंगी देवी, जो मेरे माता पिता तो भगवान के प्यारे हो चुके हैं जी। और मेरा स्वयं का जो परिचय है, मैं खुद एक स्कूल का संचालन करता हूं, जिसका नाम स्कूल का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसका मैं संचालन करता हूं। जी। और वर्तमान में वार्ड नंबर 48 यानी 48 से पार्षद हूं और फतेहपुर शहर नगर कांग्रेस जो कमेटी है उसका अध्यक्ष हूं। और फतेहपुर तहसील की एक बड़ी संस्था है अम्बेडकर विचार मंच जी, जिसका भी मैं तहसील अध्यक्ष हूं। और एक स्कूल शिक्षा परिवार प्रदेश लेवल का संगठन है, उसका मैं स्कूल शिक्षा परिवार जिसमें निजी स्कूलें आती हैं जी, उसका भी मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूं। जी। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में अध्ययन किया, जी, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 थी। जी, उसमें मैंने कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन किया। उसके बाद में मैंने कक्षा 6 में राजकीय रामचंद्र नेवटिया, जो वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उस समय जब मैं पढ़ा करता था, उस समय 8वीं तक थी, तो मैं कक्षा 6 से 8 तक वहां नेवटिया स्कूल में अध्ययन किया। उसके बाद में मैंने कक्षा 9 में संस्कृत विद्यालय था, जैंगिड वैदिक विद्यालय, वहां से मैंने कक्षा 9 से 12वीं तक, जिसको वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत में 12वीं सम तक से क्लास होती है, वरिष्ठ उपाध्याय वहां से की। उसके बाद में चमड़िया संस्कृत PG कॉलेज है हमारे यहाँ फतेहपुर में, जिसके प्राचार्य उस समय माणिक्य लाल जी शास्त्री थे। वहां से मैंने कॉलेज किया, शिक्षा शास्त्री किया और आचार्य किया। जी। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, वो भी जरा बताइए। राजनीतिक जीवन की शुरुआत के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे रिश्ते में जो परशुराम जी जो मोरदिया जी हैं जी, वो मेरे रिश्ते में मामा जी लगते हैं। वो विधायक का चुनाव लक्ष्मणगढ़ से काफी बार चुनाव लड़े जी। और पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, 2 से उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो मेरे रिश्ते में मामा जी लगते हैं और वो हमेशा से शुरू से कांग्रेस से। और उस समय चुनाव में जब छोटा था जी, तो चुनाव में जब चुनाव होते थे, जैसे वार्ड पार्षदों के चुनाव होते, नगर पालिकाओं के चुनाव होते, तो हम चुनाव को देखकर मेरी भी थोड़ी क्या रुचि थी। और जो हमारा जो परिवार है जी, हमारा परिवार है, वो हमेशा से राजनीति में सक्रिय भागीदारी रही है हमारे परिवार की जी। तो उसी के चलते मैंने राजनीति में, जैसे हमारे यहाँ से बबरू खा जी पहला चुनाव लड़े थे जी विधायक का, और काफी वोटों से 31,600 वोटों से शायद उनकी उस समय जीत हुई थी जी। उस समय मैंने चुनाव में सक्रियता से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, बबरू खा जी के पक्ष में मैंने सक्रियता से भाग लिया और वहीं से मेरी राजनीति में थोड़ी रुचि बढ़ी थी। उसी समय से मैं राजनीति की फील्ड में आया था जी। आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है जी, तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहां टकरा जाती है? देखो, हमारा परिवार, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारा परिवार हमेशा से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहा है जी। और कांग्रेस पार्टी से मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से बहुत शानदार तरीके से जुड़ी हुई है। आप पूछ रहे हो कि भाजपा से आप भाजपा से क्यों, उनसे आपकी क्यों नहीं बनती है? हाँ, कहाँ रीति नीति अलग होती है आपकी? जैसे फतेहपुर के बारे में मैं बताऊं, भाजपा के जो नेता हैं जी, भाजपा के जो नेता हैं उनसे वो तो केवल क्या कि कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देते हैं, कार्यकर्ताओं के केवल उनको काम में लेने का काम करते हैं जी। और
उनकी राजनीति जो है, भाजपा के जो नेता हैं, वर्तमान स्थानीय जो नेता हैं जी, उनकी राजनीति में और हमारी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं जी, उनमें बहुत सारा अंतर है। वो भाजपा वाले नेता क्या कि जातिवाद की राजनीति करते हैं, धर्मवाद की राजनीति करते हैं, तो उनसे मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। जी। आपकी जब आप अपने राजनीतिक जीवन की आपने शुरुआत की जी, तो आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई? वैसे तो मैं राजनीति में तो सक्रिय था, तो आपको बताया था कि भंवरू खाजी ने पहला चुनाव लड़ा था, उस समय से मैं राजनीति में सक्रिय था। जी बिल्कुल। मेरी सक्रियता निभाता हूँ और पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी से मैं काम करता हूँ। और मैंने 2020 में जब नगर पालिका के हमारे चुनाव थे, नगर वो हमारे 55 वार्ड हैं फतेहपुर के जी, उस समय मैंने कांग्रेस पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 48 से, जबकि जनरल सीट थी, सामान्य सीट थी, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऐसी समाज से बिलोंग करता हूं। जी, और पार्टी ने मुझे और माननीय हमारे विधायक महोदय एमएलए साहब जो हाकम अली जी हैं, जी, जी, उन्होंने मेरे को वार्ड नंबर 48 से कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया। और मेरे सामने एक भाजपा से क्याम खानी समाज से आसिफ जोया नाम था उनका, उनको भाजपा ने मेरे सामने उतारा था। जी, और एक हमारे ओम जी बलारा थे जो पूर्व वाइस चेयरमैन भी रहे थे, उन्होंने मेरे सामने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। जी, और काफी मुझे चुनाव लड़ने का तो मतलब ये था कि मैं चुनाव जो भी वार्ड पार्षदों के चुनाव लड़ते थे, मैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी जो प्रत्याशी वार्ड पार्षद के लिए उतारती थी उसके साथ एकदम ईमानदारी से, वफादारी से उनके साथ रहता था। परंतु मैंने चुनाव पहला ही 2020 का चुनाव हुआ था, वो पहला चुनाव लड़ा था। और मुझे चुनाव लड़ने की इतना नॉलेज नहीं था, इतनी जानकारी नहीं थी। फिर भी वार्ड के जो लोग थे, वार्ड के लोग तो मेरे से दिल से जुड़े हुए हैं। जी, और वार्ड के लोगों ने मुझे अपना पार्षद बनाने के लिए पूरी जो हमारी टीम थी, वार्ड के लोग थे, वो हमारे मेरे को दिल से चाहते हैं। जी, क्योंकि उनको भी पता है कि पढ़े लिखे हैं, छोटेलाल जी पढ़े लिखे, वो पार्षद बनेंगे तो वार्ड का विकास होगा। और सामने चुनौतियां बहुत आई थी, वाद विवाद की स्थिति भी है, सामने विपक्ष वाले भी वातावरण खराब करने का खूब प्रयास किया। परंतु वार्ड के लोग मुझे बहुत दिल से चाहते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि वार्ड के लोगों के कारण मैं पहला चुनाव लड़ते हुए भी मैं 308 वोटों से विजय हुआ था। जी। आपका आम जनता का आप पे भरोसा है और आप पर विश्वास भी करते हैं। जी, जी, जी। तो क्या आप भविष्य में कोई बड़ा चुनाव लड़ने के बारे में विचार बना रहे हैं? देखो, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे विधायक एमएलए साहब हमारे हैं, जो विधायक हाकम अली जी हैं जी, वो हमारे फतेहपुर के विधायक दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। जी, और बड़ा चुनाव की बात आप बता रहे हो, तो कि आगे हमारा भी नगर परिषद भी हमारे एमएलए साहब ने क्रमोन्नत, नगर पालिका से नगर परिषद भी हमारे एमएलए साहब ने क्रमोन्नत करवाया है। जी, और चुनाव लड़ना मेरे लिए तो, मैं तो चुनाव लड़ने की बड़ा चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। हमारे तो बड़ा चुनाव हमारे एमएलए साहब चुनाव लड़ते हैं, तो ये मानो कि हमारे एमएलए साहब जो हैं वो हमारे भाई की तरह ही रहते हैं। जी, हाँ, हमारा तो एक परिवार, समझो कि एक परिवार है हमारा। जी, एमएलए साहब का और हमारे में कोई अंतर नहीं है। वो चुनाव लड़ते हैं, उनके साथ हम दिल और जान से उनके साथ रहते हैं और उनके लिए हम कार्य करते हैं। जी। आपकी पार्टी के विधायक यहाँ से जीते हैं और पिछली बार भी वही थे यहाँ के विधायक। जी, तो उन्होंने पिछले सत्र में क्या क्या विकास कार्य करवाया है वो भी जनता को बताइए। हमारे विधायक साहब ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास करवाया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना मेरा अनुभव है मैं मेरे हिसाब से बताना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ था जी, उस समय से लेकर और आज तक का रिकॉर्ड के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पिछला कार्यकाल था हमारे एमएलए साहब का जी, उसमें बहुत सारा विकास कार्य करवाए हैं। जिसमें हमारा जो धानुका अस्पताल था उसको उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाया गया जी, एमएलए साहब द्वारा, और नगर पालिका को नगर परिषद में, और काफी गांवों में सीएचसी पीएचसी खुलवाने का काम किया। और शिक्षा के क्षेत्र में
हमारे फतेहपुर की युवाओं की मांग थी, हमारे जो फतेहपुर के जो लड़के लड़कियां जो पढ़ने 12वीं करने के बाद में उनको गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए या तो चूरू जाना पड़ता था जी, या रामगढ़ और या सीकर जी। और आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे फतेहपुर में एमएलए साहब ने 2 कॉलेजें खुलवाई हैं जी, एक लड़कों की और एक लड़कियों की। 2 कॉलेजें आज वर्तमान में शानदार तरीके से संचालित है। जी। आने वाले 5 साल में एमएलए साहब क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे? एमएलए साहब से फतेहपुर की जनता काफी उम्मीद करती है और इसी उम्मीद के कारण दोबारा अब लगभग हम 26,000 25,000 कुछ वोटों से विजय हुए हैं एमएलए साहब जी। फतेहपुर की जनता को जनता ने विकास को वोट दिया है जी, व्यक्तिगत वोट नहीं दिया है क्योंकि हमारे एमएलए साहब ने जितना पिछले कार्यकाल में जो कार्य करवाए हैं उसी हिसाब से हमें गांव में शहर के वार्डों में हम जब प्रचार प्रसार के लिए चुनाव में गए थे तो हम एक ही मुद्दे को लेकर गए थे लोगों के बीच में कि हमने फतेहपुर में विधायक आखम अली ने काम करवाया है और उसी काम की बदौलत कांग्रेस पार्टी को एमएलए साहब को वोट मिले और शानदार वोटों से विजय हुए हैं और फतेहपुर की मैं नहीं पूरी फतेहपुर विधानसभा की जो जनता है काफी उम्मीद रखती है विधायक साहब से काफी काम होंगे। ऐसा मानो कि जो पिछली 5 साल में विकास कार्य हुए हैं उससे ज्यादा ही फतेहपुर का विकास होने जा रहा है। जी, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं जी उनमें आप अपने एमएलए साहब को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या संघर्ष किया? हमारे एमएलए साहब ने जब कांग्रेस पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया विधायक आकम अली खान को जी, तो हमने चुनाव की रणनीति पूरी तैयार की और कार्यकर्ताओं की हमने मीटिंग भी ली है और गांवों में ढाणियों में घर घर जाकर और प्रचार किया और सरकार की पिछली बार जो पूर्व जो सरकार थी कांग्रेस की जो सरकार थी उनकी योजनाएं उनकी चलाई गई योजनाओं के बारे में लोगों के बीच में उनको जानकारी दी गई। हमने जानकारी दी और लोगों से वार्ड में फतेहपुर के वार्डों में हम लोगों से संपर्क किया घर घर जाकर हमने प्रचार किया और लोगों को समझाया कि भाई पिछली बार कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी उसने अच्छी योजनाएं चलाई हैं और आगे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आएंगे उनकी जो गारंटियां थी 7 गारंटियां जो दी वो कितनी शानदार थी तो उनके बारे में जनता को बताया और जनता ने खूब काफी मन से वोट दिया। जी, हाल ही में जो अभी ये चुनाव संपन्न हो गए हैं जी और राजनीतिक क्षेत्र में किसी ना किसी का कोई ना कोई पसंदीदा चेहरा होता है जी, आपका कौन सा है? नेताओं में क्या जी, नेताओं में तो हमारा तो पसंदीदा जो चेहरा है वो वर्तमान जो विधायक है आकम अली खान जी वो ही है। उनका व्यक्तित्व शानदार व्यक्तित्व है और लोगों से शानदार अच्छी तरीके से पेश आते हैं। उनके पास अब आप पूछोगे कि भाई वही क्यों हैं जी, तो उनके पास कोई भी आदमी जाता है वो उम्मीद लेकर जाता है, कोई काम लेकर जाता है। मान लो पर्सनल काम हो, कोई का पर्सनल काम न हो, सार्वजनिक काम के लिए जाता है और पर्सनल काम के लिए भी जाता है तो सही जो काम होता है वो विधायक साहब तुरंत प्रभाव से काम करते हैं। तो मैं तो उनसे जब भंवरू खाजी ने पहला चुनाव विधायक आकम अली खान जी के बड़े भाई साहब थे महरूम भंवरू खाजी ने पहला चुनाव लड़ा था उसी दिन से उसी समय से मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूं। इनका जो रवैया है लोगों से बातचीत करने का वो बहुत शानदार है। कोई भी फतेहपुर के कोई किसी भी आदमी से आप मिलोगे तो विधायक आकम अली खान के बारे में अच्छा ही आपको संदेश देंगे क्योंकि ये अच्छे हैं, दिल के साफ सुथरे हैं, इनके दिल में कोई कपट नहीं है कि इनके पास किसी कोई जाति धर्म की कोई बात नहीं है। ये अपने हिसाब से ही रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आदमी जैसे आप भी उनके पास जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहाँ आ गया, किसी बड़े आदमी के पास आ गया। आपको अच्छी तरीके से आपके साथ पेश आएंगे। तो मैं तो उनका छोटे भाई की तरह रहता हूं
तो वो मेरा पसंदीदा चेहरा जो है वो तो विधायक आकाम अली खान है जी। अब हम पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरकार बीजेपी की है जी, और आप यहाँ से आपके विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, जी। तो क्या ऐसे में उनको काम करने में कोई कठिनाई हो सकती है? नहीं, कोई कठिनाई नहीं आएगी। हमारे विधायक साहब जो हैं, सरकार भले ही सरकार कांग्रेस की नहीं बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है जी, परंतु फतेहपुर के विकास कार्यों में काम करने के लिए विधायक साहब को मेरे हिसाब से कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि ईमानदारी से जो विपक्ष की जो भूमिका है वो अहम भूमिका निभाने का पूरा हमारे एमएलए साहब पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरी जहां तक जानकारी है, फतेहपुर के विकास के बारे में, फतेहपुर की जनता के बारे में और किसी भी कार्य के बारे में विधायक साहब को मेरे हिसाब से कोई परेशानी आने वाली नहीं है। जी। राजस्थान में अभी नए सीएम आए हैं, सीएम भजनलाल शर्मा जी। इनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? राजस्थान में परिवर्तन क्या होंगे, मेरे हिसाब से आपको बताना चाहूंगी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत थे, कांग्रेस की जो सरकार थी जी, उन्होंने इंडिया में राजस्थान में जैसा बजट दिया जी, जैसा बजट पेश किया उस हिसाब से जो उनकी जो चलाई गई योजनाएं हैं जी, वो मेरे हिसाब से ये जो भाजपा जो सरकार आई है राजस्थान में, ये मेरे हिसाब से बंद करेगी और जनता को लाभ जो गहलोत सरकार जो लाभ दे रहे थे वो लाभ मेरे हिसाब से ये सरकार जो वर्तमान जो सरकार नई सरकार जो बनी है वो मेरे हिसाब से नहीं देगी। उनको जनता का भले की कोई बात ही नहीं करेगी भाजपा सरकार। जी। राजस्थान को कांग्रेस ने इतना कुछ दिया, फिर भी इस बार राजस्थान में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे क्या वजह है? ये जनता जनार्दन है। ये आपको क्या बताएंगे, आप भी जानते हो कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने कितना शानदार बजट दिया, कितनी योजनाएं चलाई, मनरेगा और सभी स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करना, शिक्षा के क्षेत्र में और विकास कार्यों में कितना अच्छा शानदार कार्य किया। फिर भी जनता जनार्दन है, देखो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता का जो निर्णय है, जनता ने जो जनादेश दिया है वो हमें स्वीकार है। और हारने के कारण की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान का तो एक रिवाज सा बन गया कि एक बार भाजपा सरकार और एक बार कांग्रेस सरकार, तो वो रिवाज कायम रह गया, जबकि रहना नहीं चाहिए, क्योंकि गहलोत जी ने जितना किया और उसके बाद में भी हार का सामना करना पड़ा, तो ये जनता का जनादेश है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जनता ने जो किया है वो अपने हिसाब से जनता का जो फैसला है वो स्वीकार करना ही पड़ता है, चाहे वो भले ही कोई सी सरकार हो, कोई भी नेता हो। जनता जो जनादेश देती है उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो हम भी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता लोग हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत भी है, वो भी जनता का जनादेश स्वीकार किया है। हारने का पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है, मेरे हिसाब से तो जो रिवाज बना हुआ है वो कायम हो गया। जी। आज आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि ये वैज्ञानिक युग है, कंप्यूटर युग है और राजनीति में भी युवाओं को सक्रियता से भाग लेना चाहिए और युवाओं को खेल में भी रुचि रखनी चाहिए। और युवाओं को मैं ज्यादा ये बताना चाहूंगा कि शिक्षा, क्योंकि आगे ये कंप्यूटर युग है, वैज्ञानिक युग है, तकनीकी बढ़ती जा रही है, दिनों दिन विज्ञान बढ़ती जा रही है, तो युवाओं को शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा में अहम भूमिका, मैं जहां तक मेरी जानकारी है, मैं युवाओं से यही अपील करता हूं कि शिक्षित बने। जी हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के जो 3 नारे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, क्योंकि आने वाला भविष्य भारत का, कल का आने वाला जो भविष्य है वो युवाओं के हाथ में है। युवाओं को पुरजोर से शिक्षा से जुड़ा रहना चाहिए, शिक्षा में अपनी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और राजनीति में भी सक्रियता से भाग लेकर और सही निर्णय लिया जाए। और युवाओं को बताना चाहूंगा खेल के प्रति भी रुचि रखनी चाहिए युवाओं को, क्योंकि
समाज में आज युवा जितना जानते हैं, युवा पढ़े लिखे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले हमारे शिक्षा का माहौल कम था, आज तो युवा शिक्षित हैं। तो मैं युवाओं से अपील यही करता हूं कि कल आने वाले कल का भारत युवा भविष्य है। तो युवाओं से मैं अपील यही करता हूं कि शिक्षा से जुड़े रहें और समाज में अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाएं और करें, और समाज में जागृति लाएं, और समाज में जो कुरीतियां उनका मिटाने का काम भी युवा कर सकते हैं। तो मैं युवाओं से यही अपील करता हूं कि युवा लोग समाज को जागृत करें और अच्छी अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने वार्ड में, अपने शहर में, गांव में युवा एक संगठित होकर एक संगठन के रूप में कार्य करें। जी धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोस्तों ये थे आज हमारे साथ फतेहपुर से छोटेलाल जी। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।